नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक विश्वकर्मा। मैं विट्रो रेटिना कंसल्टेंट हूँ एसएम विश्वकर्मा मेमोरियल आई हॉस्पिटल नागपुर से। और आज मैं आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में अक्सर लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहला सवाल लोगों का ये रहता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी सर है क्या? तो देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज के वजह से जो शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शरीर शुगर को पचा नहीं पाता और ये जो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, ये हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। अब ये जो ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ की डैमेज हो रही है, तो ये पूरे शरीर की ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है और मेनली इसे माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं, जो इसका प्रभाव आंखों में पड़ता है, किडनी में पड़ता है और हमारे पेरिफेरल नर्व्स में पड़ता है, हाथों के और पैरों के। तो ये जो माइक्रो एंजियोपैथी हो रही है, अगर ये रेटिना में हो रही है तो इसे रेटिना में डैमेज करती है और इसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। दूसरा सवाल लोगों का ये रहता है, सर ये शुगर जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी में रेटिना को डैमेज कैसे करती है? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, ये जो शुगर है डायबिटीज में ब्लड वेसल्स जो रेटिना की रहती है, ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। अब ये ब्लड वेसल्स को कैसे डैमेज करती है? ब्लड वेसल्स की एक कोट रहती है, तो ये कोट को ये डैमेज करती है शुगर, और इस कोट को डैमेज करने की वजह से ब्लड का जो अंदरूनी कंटेंट है, जैसे सीरम हो गया, लिपिड्स हो गई, चर्बी हो गई, ये इस कोट से बाहर आना शुरू करती है और हमारे रेटिना में सूजन होना शुरू होती है। तो ये जो रेटिना में सूजन हो गई, इसके वजह से आपको दिखने में कमतरता आती है। इसे अगर अंग्रेजी में हमारे लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको मैकुलर एडिमा कहते हैं। दूसरा कारण जो इसमें नजर कम होने का है, वो ये है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, डायबिटीज इसको जब डैमेज करती है तो इसमें प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होना शुरू होता है। तो ये प्लेटलेट का डिपोजिशन होने की वजह से ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने की वजह से आगे का जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है। अगर आगे का ब्लड सप्लाई ही बंद हो गया तो रेटिना में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और रेटिना में अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिशन के अभाव से वो रेटिना का हिस्सा डैमेज हो जाता है, और अगर ये डैमेज हो गया तो ये परमानेंट डैमेज होता है और इस वजह से भी नजर कम होती है। अगर इस वजह से नजर कम हो रही है तो ये परमानेंट लॉस ऑफ विजन कहलाएगा। तीसरा कारण ये है कि अगर ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही है तो शरीर को लगता है कि मैं और ब्लड वेसल बनाऊं, तो रेटिना में नई ब्लड वेसल बनना शुरू होती है। ये जो नई ब्लड वेसल बनती है ये काफी इमेच्योर रहती है, मैच्योर नहीं होती और काफी सूक्ष्म होती है। तो ये अगर ब्लड वेसल वहां पे फट जाए तो रेटिना के सामने ब्लड आने के चांसेस रहते हैं, और अगर रेटिना के सामने ब्लड आ गया तो उसे हम कहते हैं विट्रियस हेमरेज, और इस वजह से विट्रियस हेमरेज की वजह से भी नजर में कमतरता आती है। दूसरा कारण, ये चौथा कारण ये भी है कि रेटिना में शुगर के वजह से जाले बनने शुरू हो जाते हैं। अगर ये जाले बन गए तो ये रेटिना को ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हैं और इसको हम कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट आपका सवाल रहता है कि सर हमें डायबिटीज तो है, पर क्या हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना है और उसके रिस्क फैक्टर क्या है? किन कारणों के वजह से हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा होने की संभावना है? तो देखिए, इसके 4-5 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है कि आपको डायबिटीज अगर है तो कितने सालों से है। जितने ज्यादा साल डायबिटीज के रहेंगे उतना डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, आपका डायबिटीज का कंट्रोल कैसा है। अगर आपका डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, 200, 300, 400, 500 ऐसा अगर आपका शुगर रहता है, तो जितना ज्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहेगा उतना डायबिटिक रेटिनोपैथी की सीवियरिटी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, अगर आपको एसोसिएटेड हाइपरटेंशन भी है, तो हाइपरटेंशन एक डिट्रीमेंटल कॉज है डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, और अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहता तो डायबिटिक के भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो रेटिना में बढ़ते जाएंगे। चौथा, कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज्यादा है, तो भी ये डिट्रीमेंटल इफेक्ट रहेगा आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ज्यादा से ज्यादा चर्बी आपके रेटिना में डिपोजिशन होना शुरू होगी और ये अच्छी बात नहीं होगी। पांचवा, अगर डायबिटीज के साथ साथ डायबिटिक के कारण आपको किडनी में प्रॉब्लम है
तो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए ये डेट्रीमेंटल रहेगा। तो हमें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है कि आपको शुगर अगर है तो वो उसको कंट्रोल अच्छे से रहे, और अगर आपको लंबे ड्यूरेशन से शुगर है तो आप अपना रेटिना का चेक कराते रहें। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि सर हमें कैसे समझेगा कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं। आप एक्चुअली पूछना चाहते हैं कि आपको क्या सिम्टम्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए इनिशियली डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई सिम्टम्स नहीं होते। पहले 5 से 10 साल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइंस आ रहे हैं। बाद में जब आपको सिम्टम्स आने शुरू होंगे तो सिम्टम्स इस तरीके के रहेंगे कि आपको जो सीधी लाइन है वो हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे। दूसरा कि आपको दूर का पास का जो नजर है आपकी उसमें थोड़ी सी ब्लरिंग शुरू होगी, क्योंकि मैकुलर एडिमा इसमें शुरुआत में नजर का सबसे बड़ा कॉज होता है। तो आप जब पढ़ने लिखने जाएंगे तो आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये इसके मुख्य कारण है सिम्टम्स के। लेटर स्टेजेस में बहुत बार ये भी होता है कि पेशेंट डायरेक्ट फ्लोटर्स की कंप्लेंट के साथ आए। फ्लोटर्स मतलब कि उन्हें आंखों के सामने ऐसे मक्खी उड़ते हुए दिखाई दे या कोई बादल जैसे उड़ते हुए दिखाई दे। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को हो सकता है कि विट्रेस हिमरेज हो और वो ब्लड जो है उसकी परछाई आंखों में पड़ने की वजह से उनको इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और लेट स्टेज में अगर विट्रेस हिमरेज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा आंखों के सामने ब्लड आ गया या पर्दा ही उनका सरक गया जगह से, जिसे हम फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, तो इस कंडीशन में तो नजर एकदम से कम हो सकती है। अचानक सडन ऑनसेट लॉस ऑफ विजन हम कहते हैं जिसे। अगर आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो आपको अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है और ईयरली चेकअप कराना है। अब ईयरली चेकअप में सिर्फ चश्मे का नंबर नहीं, आपको पूरा उनको डिमांड करनी है कि सर मुझे डायबिटीज है, आपको अपनी हिस्ट्री बतानी है और उन्हें ये कहना है, डिमांड कीजिएगा कि आपको डायबिटिक की पीछे के पर्दे की जांच करानी है। अब पीछे के पर्दे की जांच किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको दर्शाता हूँ। देखिए, डायबिटीज को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डायबिटीज रेटिना चेक करने के लिए सबसे पहले आपकी पुतली को बड़ी की जाएगी। उस चीज के लिए आपके पास डॉक्टर जो रहेंगे आपके रेटिना स्पेशलिस्ट, ये ट्रोपिकामाइड आई ड्रॉप आपकी आंखों में 3 से 4 बार डालेंगे। इसका पूरा असर आते आते 15 से 20 मिनट का समय लगता है। एक बार पुतली पूरी तरीके से डायलेट हो जाए तो 2 लेंसेज की सहायता से, एक ये 78 डायप्टर का लेंस है, तो इसकी सहायता से ये मशीन स्लिट लैम्प मशीन में से आपके पर्दे की जांच की जाएगी। दूसरा लेंस है 20 डायप्टर का लेंस है। इस लेंस की मदद से और इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जिसको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप बोला जाता है, इसकी मदद से आपके पीछे की पर्दे की जांच की जाती है। तो ये मैंने इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप पहन लिया है। मेरे सामने पेशेंट है जो डायबिटिक है और मैंने ऑलरेडी ट्रोपिकामाइड से इन्हें डायलेट कर दिया है और अब मैं इनकी पीछे के पर्दे की जांच करने जा रहा हूँ। इसमें एक लाइट सोर्स रहता है और इस इनडायरेक्ट से लेंस से मैं इनकी आंखों की जांच करूंगा। तो इस तरीके से रेटिना की जांच की जाती है। रेटिना की जांच करने के बाद आपके डॉक्टर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस है या नहीं। 80% से 90% तक मैक्सिमम 80% से 90% तक मैक्सिमम जानकारी इस मशीन में आपको मिल जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें भी पहचान में नहीं आती, जैसे सटल मैक्युलर एडिमा है, जिसमें बहुत ही मिनिमल सा मैक्युलर एडिमा है जो इसमें नहीं दिख के पड़ रहा है। उसके लिए फिर हमें ओसीटी की जांच करनी पड़ सकती है। ओसीटी मतलब ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। और एक और जांच है जिसे हम कहते हैं फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, जो हमारे नसों में कितना, हमारे पीछे के पर्दे में कितनी नसें हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड है, उसकी जानकारी हमें उस एंजियोग्राफी के टेस्ट से मिलती है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि ओसीटी मशीन कैसे वर्क करती है और एंजियोग्राफी मशीन कैसे काम करती है। तो जैसे मैंने बताया, ओसीटी मशीन ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी ये हमारे रेटिना को स्कैन करती है और हमारे रेटिना का क्रॉस सेक्शनल इमेज देती है। अब क्रॉस सेक्शनल इमेज मतलब क्या? हम किसी भी वस्तु को देखते हैं सामने से तो वो इस तरीके से दिखाई देगी, लेकिन अगर उसमें कितनी थिकनेस है, कितनी गहराई है उसकी, उसको देखने के लिए हमें उसे क्रॉस सेक्शन में देखना पड़ेगा। अब मुझे इसमें क्रॉस सेक्शन की गहराई समझ में आ रही है। उसी तरीके से रेटिना जो है, हमारे रेटिना
ओसीटी मशीन जो है हमारे रेटिना को क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर देता है और हमें रेटिना के 10 लेयर उसमें दिखाई देते हैं। तो नॉर्मल रेटिना एकदम ड्राई रहता है, उसमें कोई सूजन नहीं रहती है। और ओसीटी में अगर आपके पेशेंट को डायबिटिक मैकुलर एडिमा है तो वो उसे अच्छे तरीके से कैच कर लेता है, जो कभी कभी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में हमें दिखाई नहीं भी पड़ता। तो इसके लिए ये पेशेंट है हमारे, उनको हमने ओसीटी मशीन में बिठाया है। ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं। उससे भी कम अगर स्कैन हमें कम करना है तो उससे भी कम समय लगता है ओसीटी का स्कैन करने के लिए। तो इस तरीके से पेशेंट को बिठाया जाता है, उसको मशीन में देखकर उसका स्कैन लिया जाता है। एक बटन दबाया और इसका स्कैन हो गया। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका स्कैन किस तरीके से आया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेटिना का स्कैन है और ये रेटिना के 10 लेयर इसमें दिख के पड़ रहे हैं। लेकिन पेशेंट को इस एरिया में जहाँ पे रेटिना में मैकुलर एडिमा था, जहाँ सूजन थी, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये स्कैन में लिपिड डिपोजिशन, जो आपकी चर्बी का डिपोजिशन है, वो हो रखा है। और ये क्रॉस सेक्शनल इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये काले हिस्से में फ्लूइड जमा है और ये रेटिना अपनी जगह से काफ़ी उठ चुका है। इसे हम मैकुलर एडिमा कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो रेटिना में काले काले धब्बे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये लेयर अपनी जगह से काफ़ी दूर हो चुका है। इस एरिया को हम एडिमा कहते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो सफ़ेद एरिया है, ये वाला, इसे हम हार्ड एक्सुडेट डिपॉजिट कहते हैं। जो चर्बी के हमारे डिपोजिशन होते हैं वो इसमें दिख के पड़ रहे हैं। तो ये है ओसीटी का स्कैन। इस स्कैन के जरिए आपको क्रॉस सेक्शनल इमेज में ज़्यादा गहराई से पता चलता है कि आपकी रेटिना की थिकनेस क्या है। तो अगला जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो फंडोस्कोपी टेस्ट है। इस टेस्ट में हम पेशेंट का पीछे का जो रेटिना है उसकी एक फोटो लेते हैं और जो बारीक सी चीज़ें हैं जो हमें इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में नहीं दिख के पड़ रही, वो सारी चीज़ें हमें इस फंडस फोटो टेस्ट में दिखाई पड़ जाती है। तो जैसे हमारे पेशेंट हैं, इनकी जस्ट अभी मैंने फोटो ली है। तो ये फोटो में इनका जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें खून की नई नसें बनी हुई हैं। ये एरिया में जो मैकुलर एडिमा है, ये ब्लड भी आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बारीकी से ये मशीन हमें बता देती है। ये मशीन के थ्रू हम फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी में हमें यह पता चलता है, इस टेस्ट में एक हमारे हाथों में एक डाई डाला जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन के थ्रू आंखों में एक डाई पहुंचाई जाती है और फिर फोटोग्राफ लिया जाता है। तो उस फोटो में हमें ये समझ में आता है कि पर्दे में, रेटिना में कितने हिस्से में ब्लड सप्लाई अभी बाकी है और कितने हिस्से में ब्लड सप्लाई का अभाव है। तो इस टेस्ट के जरिए हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जितने एरिया में ब्लड सप्लाई का अभाव है उतने एरिया में हमें लेजर करना पड़ता है और जितना एरिया में ब्लड सप्लाई है हम उतना एरिया उसे छोड़ देते हैं। तो हमें बेसिकली ये ट्रीटमेंट मोडालिटी में मदद करता है। अब आप कहेंगे सर आपने ये बता दिया कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, वो उसका डायग्नोसिस हो गया, हम डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हमें पता चल गया। तो अब इसका इलाज क्या है? तो देखिए, इसके इलाज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो जनरल ट्रीटमेंट है आपका ब्लड शुगर कंट्रोल, वो है। और दूसरा पार्ट है आंखों का रेटिना का ट्रीटमेंट। तो पहले हम जनरल पार्ट में आते हैं। जनरल पार्ट में आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट के थ्रू अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ब्लड शुगर कितना कंट्रोल रखना है? तो आपका जो फास्टिंग है और जो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर है आपको उसको कंट्रोल में रखना है। दूसरा कि एक पैरामीटर और है जो HbA1c लेवल बोलते हैं हम, जो 3 महीने का आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये जो पैरामीटर है आपका 6.5 के लेवल के नीचे रहे तो बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाती है। दूसरा, एसोसिएटेड हाइपरटेंशन और लिपिड प्रोफाइल आपको अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपका ये कंट्रोल है तो हमें रेटिना के ट्रीटमेंट में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि अगर आपका ये पैरामीटर ऑल्टर्ड है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो हमें एज अ रेटिनल सर्जन ट्रीटमेंट करने में भी दिक्कत आती है। जो रिजल्ट हमारे ट्रीटमेंट से मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जनरल कंडीशन अच्छा रखें। नेक्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी आती है, अगर आपकी आंखों में विट्रियस हेमरेज हो गया, कहने का मतलब अगर आंखों में आपके ब्लड आ गया और उस वजह से आपकी नज़र कम हो गई, या अगर आपका पर्दा ही जगह से सरक गया, ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम आंखों के अंदर जाके उस ब्लड को साफ करें, या अगर पर्दा जगह से सरक गया है जिसे हम ट्रैक्शनल रेटिनल अटैचमेंट कहते हैं, तो
उसे उसकी जितने भी अटैचमेंट है उसको रिलीज करके पर्दे को वहीं के वहीं सेटल किया जाता है। आंखों की सर्जरी में ये सबसे एडवांस सर्जरी मानी जाती है और थोड़ी कठिन सर्जरी है, थोड़ा टाइम टेकिंग सर्जरी है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के एडवांस से काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सर्जरी ही ऑप्शन बचता है। अगला सवाल आप ये पूछेंगे, सर हमने इलाज तो करा दिया पर इलाज करने के बाद नज़र कितनी बढ़ेगी? तो देखिए, ये बात का जवाब पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, पेशेंट की कंडीशन देखते हुए वैरी करता है। नज़र किस वजह से गई है, किस वजह से कम हुई है, उसका आकलन करके ही हम इसका जवाब दे सकते हैं। मान लो अगर नज़र मैकुलर इडीमा मतलब आंखों में सूजन की वजह से गई है, तो इंजेक्शन लगाने के बाद इस कंडीशन का अच्छा इलाज रिस्पॉन्स आता है और नज़र काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है। अगर नज़र मैकुलर इस्कीमिया की वजह से कम हुई है, कहने का मतलब अगर उसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है और प्रोग्नोसिस खराब रहता है, नज़र आने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, अगर नज़र कम होने का कारण विट्रियस हिमरेज है, तो विट्रियस हिमरेज को निकालने के बाद रेटिना में कितनी ताकत है उसके अनुसार आपकी नज़र वापस आ जाती है। दूसरा सवाल आप लोग अक्सर करते हैं कि सर क्या डायबिटिक के पेशेंट में मोतियाबिंद होता है? तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा सवाल रहता है लोगों का, क्योंकि डायबिटिक के पेशेंट्स में मोतियाबिंद जो है थोड़ा ज़्यादा रफ्तार में बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स में कभी-कभी हमें मोतियाबिंद का इलाज पहले करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में लेज़र करने में हमें दिक्कत जाती है। दूसरा चीज़ ये है कि डायबिटिक के पेशेंट में अगर पीछे खून की नसें ज़्यादा बन गई और इस्केमिक पोर्शन ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में काच बिंदु होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, जिसे हम न्यू वेस्कुलर ग्लूकोमा कहते हैं। अगर ये कंडीशन सेट इन हो जाती है तो आंखों का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, आंखों का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रेशर कम करने के लिए भी दवाई शुरू करनी पड़ सकती है। तो इस कंडीशन को तो हम एंड स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी में जाना की शुरुआत कहते हैं। एनवीजी का यानी न्यू वेस्कुलर ग्लूकोमा अगर आपको डायग्नोज होता है तो उसमें उसका इलाज काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें हमें पूरा लेजर करना पड़ता है, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन करके पूरे रेटिना में सिकाई करनी पड़ती है, आपके कांच बिंदु का इलाज करना शुरू करना पड़ जाता है और ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए ये स्टेज तक हम ना पहुंचे, विट्रियस हिमरेज के स्टेज तक ना पहुंचे, इसलिए डायबिटिक का इलाज जितने जल्दी शुरू हो उतना अच्छा, और जितना फ्रीक्वेंसी जितना जल्दी आप उसका इलाज करें उतना अच्छा, जितना फॉलोअप आप डॉक्टर के साथ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो पूरा संक्षेप में मैं बताऊंगा आपको, पूरा संक्षेप में अगर पूरा वीडियो का हम संक्षेप निकालें तो सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है आपको मैंने समझाया है। दूसरा, जितने जल्दी आपको अगर आपको डायबिटीज है तो आप ईयरली डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी चेक कराइए। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी आपको डिटेक्ट होती है तो डॉक्टर के अनुसार आप उसका फॉलोअप रखिए 6 मंथली या 1 ईयरली। अगर आपको मैकुलर इडीमा या नज़र कम होती है उस वजह से तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि आंखों में पर्दे में सूजन रहनी नहीं चाहिए, जितना वो ड्राई रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको न्यू वेस्कुलर चेंजेस आते हैं, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस आते हैं, तो जल्द से जल्द रेटिना का लेजर कराइए। ये आपके प्रोग्रेशन को एंड स्टेज डिजीज में प्रोग्रेस होने से काफ़ी स्लो डाउन करेगा और आपकी काफ़ी मदद करेगा। और आखिरी चीज़ ये है कि अपना ब्लड शुगर जो है उसको अच्छे से कंट्रोल कराइए। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा तो आपकी आंखों की नहीं बाकी हेल्थ कंडीशन भी आपकी अच्छी रहेगी। डायबिटिक का जो रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन है वो भी काफ़ी स्लो होगा। तो अपना ब्लड शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल कराइए, HbA1c की तरफ ध्यान रखिए, अपने हाइपरटेंशन और किडनी की तरफ ध्यान रखिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कीजिए, अपने खान पान पर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज प्रॉपरली कीजिए और रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाते रहिए। धन्यवाद।